हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग भी नेट जेआरएफ यूपीएससी स्टेट पीसीएस पीसीएसजे सीटेट यूपीटेट एसटेट एमए सीयूटी या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एकेडमिक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी साहित्य को इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। हम अपने संपूर्ण हिंदी साहित्य को इन डिटेल पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं उतने टॉपिक में से तो उसको हम 1 मार्कर कलरफुल नोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते जा रहे हैं और उनको भी इन डिटेल पढ़ते चल रहे हैं। तो अगर आपने मेरी वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं कि किस पैटर्न से हम पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये लेक्चर नंबर 4 है और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक को द्वितीय प्राकृतिक भी कहा जाता है। प्राकृतिक प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही है। हेमचंद, मार्कंडेय आदि विद्वानों ने प्राकृतिक की उत्पत्ति संस्कृत से मानी है। वरुचि ने सर्वप्रथम प्राकृतिक प्रकाश के नाम से प्राकृतिक व्याकरण लिखा था तथा हेमचंद ने प्राकृतिक व्याकरण की रचना की थी। हेमचंद को प्राकृतिक के प्राणी की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए इस पैराग्राफ में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी हम उसे भी पढ़ेंगे। पहले हम इन डिटेल पढ़ लेते हैं, आगे चलते हैं। वरुचि ने प्राकृतिक भाषा के 4 भेद माने हैं। कौन कौन से? महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शोरसेनी। परंतु हेमचंद ने अपने प्राकृतिक व्याकरण में प्राकृतिक को 3 भागों में विभाजित किया है, 3 भेदों में वर्गीकृत किया है। नंबर 1 अर्धमागधी, जिसे आर्षी भी कहा जाता है, चूलिका, पैशाची और अपभ्रंश। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 7 प्राकृतों का उल्लेख किया है। तो भरत मुनि ने जो एक ग्रंथ लिखा है नाट्यशास्त्र, उसमें उन्होंने माना है कि प्राकृतिक की संख्या टोटल 7 है। कौन कौन सी? शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणात्य, बहालिक, अवंतिजा तथा प्राच्य। लेकिन साहित्यिक महत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो प्राकृतिक के 5 भेद हैं: शोरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। तो ये 5 भेदों को हम इन डिटेल भी पढ़ेंगे और जिससे भी जितने क्वेश्चन हमारे बनते जा रहे हैं हम उसे आगे पढ़ने वाले हैं। अलग अलग करके हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है नोट्स की फॉर्म में। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्राकृतिक भाषा के कितने भेद हैं। तो जैसे हमने कहा कि टोटल 5 हैं: शोरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ेंगे। शोरसेनी प्राकृतिक मुख्यतः मथुरा के आसपास की बोली थी और आज भी वहीं पे बोली जाती है थोड़ी बहुत। तो मध्य देश की प्रमुख बोली कौन सी है? शोरसेनी प्राकृतिक है। मध्य प्रदेश नहीं, मध्य देश है, ठीक है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार शोरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी, ठीक है। तो किसके अनुसार शोरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी? वो थी भरत मुनि के अनुसार। बाद में इससे पंजाबी और अन्य हिंदी समूह की उत्पत्ति हुई। किससे हुई? शोरसेनी प्राकृतिक से पंजाबी और अन्य हिंदी भाषा समूह की उत्पत्ति हुई। दिगंबर जैनाचार्य ने अपने महाकाव्य शोरसेनी में ही लिखे थे। आधुनिक विद्वानों के अनुसार शोरसेनी प्राकृतिक से ही आगे चलकर महाराष्ट्रीय प्राकृतिक का विकास हुआ। जैन साहित्य के अतिरिक्त कपूर मंजरी, जिसके लेखक हैं राजशेखर, चंद्रलेखा, जिसके लेखक हैं रुद्रदास, और आनंद सुंदरी, जिसके लेखक हैं घनश्याम, इन तीनों जो राइटर्स हैं ना, इनकी आपको ये कृतियाँ याद होनी चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आदि रचनाओं में शोरसेनी प्राकृतिक का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो किसमें? कपूर मंजरी राजशेखर की है, चंद्रलेखा रुद्रदास की है और आनंद सुंदरी घनश्याम की है। इन रचनाओं में भी शोरसेनी प्राकृतिक का प्रयोग हुआ है और जैन साहित्य में तो हुआ ही था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं अर्धमागधी के बारे में। अर्धमागधी मुख्यतः प्राचीन काल से मगध की साधारण बोलचाल की साहित्यिक भाषा रही है। ध्यान रखिएगा, साहित्यिक भाषा है, इसमें साहित्य लिखा जाता है। जॉर्ज गियर्सन के अनुसार अर्धमागधी मध्य देश, जहाँ पे शूरसेन तथा मथुरा तथा मगध के मध्यवर्ती देश कौशल और अयोध्या की भाषा थी। किसके अनुसार? जॉर्ज गियर्सन के अनुसार। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने धर्म उपदेश अर्धमागधी में दिए थे, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जैन जो साहित्य है वो ज़्यादातर किस में लिखा है? शोरसेनी प्राकृतिक में लिखा है। लेकिन जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उन्होंने अपने धर्म के उपदेश किस में दिए थे? अर्धमागधी ने। इसी कारण इनके उपदेशों के संकलन को आगम कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप मैच कर सकते हैं अर्धमागधी आगम। किसने दिए थे अपने उपदेश? अर्धमागधी में महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। बाकी जैन जो धर्म का साहित्य लिखा गया है वो ज़्यादातर शोरसेनी प्राकृतिक में लिखा गया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आचार्य हेमचंद ने अर्धमागधी को आर्ष प्राकृत कहा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आर्ष प्राकृतिक अर्धमागधी को किसने कहा है? तो कहा है आचार्य हेमचंद जी ने।
जैनाचार्य ने भी अर्धमागधी को विभिन्न नामों से पुकारा है, जैसे कि आदिभाषा, आश और आशी इत्यादि। अब हम पढ़ लेते हैं तीसरी भाषा के बारे में, जो है मागधी। मागधी प्राचीन काल से दक्षिण बिहार मतलब मगध में प्रचलित थी। पाली त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा जाता है। ठीक है, तो पाली त्रिपिटक की रचना हुई थी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, तो उनकी भाषा को मागधी कहा जाता है। तो मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति शोरसेनी प्राकृतिक से बताई है। ठीक है, तो मार्कंडेय ने क्या कहा है कि मागधी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो शोरसेनी प्राकृतिक से हुई है, क्योंकि सबसे पहला प्राकृतिक तो शोरसेनी है, फिर अर्धमागधी है, फिर मागधी है। तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि मागधी की उत्पत्ति किससे हुई है, शोरसेनी प्राकृतिक से हुई है। अश्वघोष के नाटकों में मागधी प्राकृतिक के प्राचीनतम रूप परिलक्षित होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि अश्वघोष के नाटकों में कौन सी भाषा के कौन से प्राकृतिक के रूप परिलक्षित होते हैं, तो वो हैं मागधी के। प्राकृतिक व्याकरण के अनुसार मागधी प्राकृतिक की विशेषताएं क्या क्या थी। उसमें मागधी प्राकृतिक की विशेषता में क्या होता था, एक तो र के स्थान पर वो ल बोलते हैं, और स से सपेरा, श से शलगम और श से षटकोण, इन तीनों के स्थान पर वो श बोलते हैं। ठीक है, स, श और श में कोई फर्क नहीं समझते, वो सब में सिर्फ श ही बोलते हैं। और अकारण शब्द में कर्ता कारक, कर्ता कारक होता है जो किसी काम को करता है, तो कर्ता कारक एक वचन, कर्ता कारक का भी एक वचन की विभक्ति ए से होती है। जैसे हम जन कहते हैं एक पर्सन को, तो हम जन की जगह जने कह देते हैं कि एक जने। ठीक है, और इसके बाद है मुद्रा राक्षस, जिसे लिखा है विशाखदत्त ने, मृच्छकटिकम, जिसे लिखा है शूद्रक ने। आदि रचनाओं में भी यत तत मागधी के दर्शन होते हैं। ठीक है, तो ये तो जो राइटर्स हैं ना और उनकी जो रचनाएं हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में जब मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो अगर यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हो तो आप देखोगे कि मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको यूजीसी नेट की बुक से ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यूजीसी नेट में एक प्रॉपर जो हिंदी का पेपर है, ठीक है, उससे हम इन डिटेल पढ़ रहे हैं। तो जो भी अदर सिविल सर्विसेज वगैरह के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या किसी और चीज़ के दे रहे हैं, तो अगर हम इन डिटेल पढ़ लेंगे तो आप अपना कोई भी जो पेपर आप दे रहे हो बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं पैशाची के बारे में। यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। हांडले ने इसे द्रविड़ों की प्रयुक्त भाषा तथा पुरुषोत्तम देव ने संस्कृत और शोरसेनी का विकृत रूप माना है। पैशाची उन आर्यों की भाषा है जिन्होंने आर्य संस्कृत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया था। इसके अवशेष कहाँ पर मिलते हैं, किसके अवशेष, पैशाची के। इसके अवशेष मिलते हैं चीन, तुर्किस्तान, काफिस्तान, गांधार आदि में जो शिलालेख है वहाँ पर इसके अवशेष मिलते हैं। और साथ ही पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर की भाषाओं में पैशाची का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। ठीक है, तो पैशाची लगभग कहाँ की भाषा हुई है, कश्मीर के आसपास की। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर की भाषाओं में पैशाची का प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्रीय प्राकृतिक। साहित्यिक प्राकृतों में महाराष्ट्रीय प्राकृतिक सर्वाधिक विकसित रूप है। ठीक है, तो जो भी साहित्य लिखा जाता है ना ज़्यादातर, तो वो महाराष्ट्रीय प्राकृतिक में लिखा जाता है। महाराष्ट्रीय प्राकृतिक सर्वाधिक विकसित रूप है किसका, साहित्यिक प्राकृतों का। तो प्राकृतिक व्याकरणों ने, तो जो प्राकृतिक व्याकरण है ना, मतलब एक तो होता है व्याकरण, तो जो व्याकरण को लिखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। तो इन्होंने इसे आदर्श प्राकृतिक माना है। किसे माना है आदर्श प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृतिक को। और सबसे पहले उन्होंने ही इसका विवेचन किया था। किन्होंने किया था इसका विवेचन, सबसे पहले प्राकृतिक व्याकरणों ने। संस्कृत नाटकों में प्राकृतिक पद रचना प्राय महाराष्ट्र में ही हुई है। तो जो भी संस्कृत नाटक थे उसमें प्राकृतिक पद रचना जो हुई है वो ज़्यादातर महाराष्ट्रीय प्राकृतिक में हुई है, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि ये साहित्यिक प्राकृतिक की भाषा है। काव्य भाषा के रूप में यह पूरे उत्तर भारत में प्रचलित रही है। कालिदास तथा हर्ष ने अपने नाटकों में के गीत इसी भाषा में लिखे हैं। ठीक है, तो ये जो पद्य रचना है ना, पद्य होता है जिसमें कविताएँ लिखी जाती हैं। ठीक है, नॉर्मली ये कह देते हैं कि गद्य भाग होता है जहाँ पे की कहानियाँ, उपन्यास वगैरह लिखे जाते हैं, और पद्य भाग जो होता है जहाँ पे कविता लिखी जाती है। हालांकि इसे भी बहुत विकसित रूप में इसको पढ़ेंगे हम, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि गद्य जहाँ पे कहानियाँ लिखी जाती हैं और पद्य जिसमें कविताएँ लिखी जाती हैं। तो कालिदास तथा हर्ष ने अपने नाटकों के गीत इसी भाषा में लिखे हैं। तो ये आज हमने पढ़ा 5 प्राकृतिक के बारे में। उसका नेक्स्ट टॉपिक होगा अपभ्रंश। ठीक है, लेकिन अभी अब वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। अब हम इसके पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि हमने जो अभी तक पढ़ा वो कितने क्वेश्चन से हमारे बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 तक हमने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर लिए थे।
अब हम पढ़ते हैं द्वितीय प्राकृतिक किसे कहते हैं। वो कहते हैं प्राकृतिक को, ठीक है। प्रथम प्राकृतिक तो कहते हैं पाली को, और द्वितीय प्राकृतिक हम प्राकृतिक को कहते हैं, ठीक है। तो खाली प्राकृतिक कह लो या द्वितीय प्राकृतिक कह लो, एक ही बात है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि द्वितीय प्राकृतिक किसे कहते हैं, और प्रथम प्राकृतिक पूछा जाए तो वो पाली को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा कौन सी है। वो प्राकृतिक भाषा है, उसके रूप हमने पढ़ लिए हैं, एक एक करके हम उनके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फिर है किन विद्वानों ने प्राकृतिक की उत्पत्ति संस्कृत से मानी है। तो कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने प्राकृतिक की उत्पत्ति संस्कृत से मानी है। वो विद्वान हैं हेमचंद और मार्कंडेय। किसने सर्वप्रथम प्राकृतिक व्याकरण लिखा था। वो लिखा था वरुचि ने, और किसके नाम से लिखा था, प्राकृतिक प्रकाश के नाम से, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं कि प्राकृतिक प्रकाश की रचना किसने की, वरुचि ने की। वरुचि ने कौन सा प्राकृतिक व्याकरण लिखा, प्राकृतिक प्रकाश के नाम से लिखा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वरुचि के प्राकृतिक प्रकाश को क्या कहा जाता है, क्या है वो, तो वो है प्राकृतिक व्याकरण, ओके। हेमचंद की रचना कौन सी है। हेमचंद की रचना है प्राकृतिक व्याकरण, हेमचंद की रचना है प्राकृतिक व्याकरण। और किसने सर्वप्रथम प्राकृतिक व्याकरण लिखा, वो लिखा था वरुचि ने, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हमें। फिर है प्राकृतिक का पाणिनि किसे कहा जाता है। प्राकृतिक का पाणिनि मेन जो है वो कौन है, वो हेमचंद है। तो प्राकृतिक का पाणिनि कहा जाता है हेमचंद जी को। फिर है वरुचि ने प्राकृतिक व्याकरण के कितने भेद बताए। वरुचि ने प्राकृतिक व्याकरण में कितने भेद माने हैं। वो उन्होंने माने थे 4, महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शोरसेनी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेमचंद जी ने प्राकृतिक व्याकरण को कितने भेदों में विभाजित किया, वो किया था 3 में। कौन सा, अर्धमागधी जिसे आशी भी कहा जाता है, चूलिका, पैशाची और अपभ्रंश, ठीक है। तो पहले हमने वरुचि के अनुसार पढ़ा, उन्होंने प्राकृतिक व्याकरण को 4 भेदों में विभाजित किया था, महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शोरसेनी। फिर हमने पढ़ा कि हेमचंद जी ने प्राकृतिक व्याकरण को कितने भेदों में विभाजित किया, उन्होंने 3 भागों में किया, अर्धमागधी जिसे आशी कहा जाता है, चूलिका, पैशाची और अपभ्रंश। लेकिन अगर पूछा जाए कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कितने प्राकृतों का उल्लेख किया, तो उन्होंने किया था 7 प्राकृतों का उल्लेख। कौन कौन से थे, शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणात्य, बाहुलिक, अवंतिजा और प्राच्य। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है कि साहित्यिक दृष्टि से कितने भेद हैं प्राकृतिक के, तो साहित्यिक दृष्टि से 5 हैं। तो हमने 2-3 बार पढ़ लिया है, तो आई थिंक आपको यहीं पे याद हो गया होगा। साहित्यिक महत्ता की दृष्टि से प्राकृतिक के कितने भेद हैं, 5 हैं। कौन से, शोरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी, ठीक है। ये हम 5 हैं। आगे देख लेते हैं। अब हम एक एक करके इनको सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम शोरसेनी में से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है मथुरा के आसपास की बोली कौन सी है, तो वो है शोरसेनी प्राकृतिक। या फिर पूछा जाता है शोरसेनी प्राकृतिक कहाँ की प्रमुख बोली है, तो वो है मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो मथुरा के आसपास की बोली शोरसेनी प्राकृतिक है। और अगर शोरसेनी प्राकृतिक कहाँ की प्रमुख बोली है ये पूछा जाता है, तो वो है मध्य प्रदेश की। किसके अनुसार शोरसेनी प्राकृतिक नाटकों की गद्य भाग की भाषा थी, वो थी आचार्य भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे की वीडियोज़ में जब हम काव्यशास्त्र पढ़ेंगे। फिर है पंजाबी तथा अन्य हिंदी भाषा समूह की उत्पत्ति किस प्राकृतिक से हुई है, या पंजाबी अन्य हिंदी भाषाओं की जननी या जन्मदात्री भाषा कौन सी है, वो है शोरसेनी प्राकृतिक। यानी कि शोरसेनी प्राकृतिक हमारी पहली है, उससे ही अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, जैसे पंजाबी या अन्य हिंदी भाषाएं। दिगंबर जैन आचार्यों ने अपने महाकाव्य किस भाषा में लिखे थे, वो लिखे थे शोरसेनी प्राकृतिक में, ठीक है। आधुनिक विद्वानों के अनुसार किस भाषा से आगे चलकर महाराष्ट्री प्राकृतिक का विकास हुआ, वो है शोरसेनी प्राकृतिक, ठीक है। तो शोरसेनी प्राकृतिक से किस किस का विकास हुआ, एक तो महाराष्ट्री प्राकृतिक का, और साथ में पंजाबी तथा अन्य हिंदी भाषाओं के समूह का भी शोरसेनी प्राकृतिक से विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोरसेनी प्राकृतिक से किसका विकास हुआ, महाराष्ट्री प्राकृतिक का विकास हुआ, ठीक है। तो शोरसेनी प्राकृतिक से किसका विकास हुआ मेनली तो महाराष्ट्री प्राकृतिक का हुआ है, वैसे पंजाबी और अन्य हिंदी भाषाओं का भी हुआ। और अगर पूछा जाता है कि महाराष्ट्री प्राकृतिक का विकास किससे हुआ, तो शोरसेनी प्राकृतिक से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन साहित्य के अतिरिक्त किन रचनाओं में शोरसेनी प्राकृतिक का प्रयोग हुआ। तो हमने पढ़ा था कि जैन साहित्य की रचना तो हुई थी, उसके अलावा ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी, कपूर मंजरी जिसके लेखक हैं राजशेखर, चंद्रलेखा जिसके लेखक हैं रुद्रदास, और आनंद सुंदरी जिसके लेखक हैं घनश्याम। इन्होंने भी अपनी जो रचनाओं में शोरसेनी प्राकृतिक का ही प्रयोग किया है। साथ ही इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये तीनों
ये बाय हार्ट लर्न कर लेने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि राजशेखर की रचना कौन सी है, तो कपूर मंजरी, या कपूर मंजरी के लेखक कौन है, चंद्रलेखा के लेखक कौन है। तो इससे जब हम बैक क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं मेनली। तो ये सारी रचनाएं और रचनाकारों के नाम हमें याद होने चाहिए, जिससे कि हम आसानी से मैचिंग कर पाएँ। अगर इन वीडियोस को आप अच्छे से देख लेते हो, नोट्स को अच्छे से लर्न कर लेते हो, तो बैक क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धमागधी किस राज्य की साहित्यिक भाषा है। तो कुछ क्वेश्चन हमारे अर्धमागधी से कनेक्टेड है, वो देखते हैं। तो अर्धमागधी किस राज्य की साहित्यिक भाषा है, वो है मगध राज्य की। किसके अनुसार अर्धमागधी मगध, शूरसेन या मथुरा तथा मगध के मध्यवर्ती देश कौशल या अयोध्या की भाषा थी। ये कहना था जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार अर्धमागधी मगध तथा मगध के मध्यवर्ती देश, जिसमें कि कौशल और अयोध्या आता है, उनकी भाषा थी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ऐसा बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। वो दिए थे अर्धमागधी में। ठीक है, तो वैसे तो जैन जो उपदेश हैं, जैन जो साहित्य लिखा गया है, वो लिखा गया था शोरसेनी प्राकृतिक में। लेकिन अगर स्पेशली पूछा जाता है कि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के उपदेश किस भाषा में हैं, वो हैं अर्धमागधी के। इसी कारण इनके उपदेशों को आगम कहा जाता है। तो यहाँ से आप मैचिंग कर लीजिएगा, अर्धमागधी आगम। ठीक है, किसने दिए थे अर्धमागधी में उपदेश, वो दिए थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने। और उनके उपदेशों को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है आगम। किसने अर्धमागधी को आर्ष प्राकृतिक कहा है, तो ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया था कि हेमचंद जी ने अर्धमागधी को आर्ष प्राकृत कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनाचार्यों के अनुसार अर्धमागधी के विभिन्न नाम क्या हैं। तो जैनाचार्यों के अनुसार अर्धमागधी के विभिन्न नाम हैं आदि भाषा, आर्य, आशी इत्यादि। अब हम पढ़ते हैं मागधी के बारे में। मागधी भाषा कब और कहाँ प्रचलित थी। तो मागधी भाषा प्राचीन काल में दक्षिण बिहार मीन्स मगध में प्रचलित थी। किस ग्रंथ में भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा गया है। तो पाली त्रिपिटक में कहा गया है कि भगवान बुद्ध के जो उपदेशों की भाषा थी वो मागधी है। किसने मागधी की उत्पत्ति शोरसेनी प्राकृतिक से बताई है। तो मार्कंडेय जी ने मागधी की उत्पत्ति शोरसेनी प्राकृतिक से बताई है। आप वीडियोस को पॉज करके साथ के साथ लर्न भी कर सकते हो। किसके नाटकों में मागधी प्राकृतिक के प्राचीनतम रूप प्रचलित परिलक्षित होते हैं। तो कौन साहित्यकार थे, किस साहित्यकार के नाटकों में मागधी प्राकृतिक के प्राचीनतम रूप परिलक्षित होते हैं। तो वो थे अश्व घोष के नाटकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक व्याकरण के अनुसार मागधी की क्या विशेषताएं हैं। तो मागधी की कुछ विशेषताएं हैं, क्या हैं। सबसे पहले तो र के स्थान पर वो ल बोलते हैं, स श या श षटकोण के स्थान पर वो सिंपल श ही बोलते हैं। और कर्ता कारक एक वचन में, अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो एक का प्रयोग होता है, जैसे जन या जने। जन को हम उसमें जने कहते हैं। किस भाषा में, प्राकृतिक व्याकरण के अनुसार मागधी में विशेषताएं क्या क्या थी। रा के स्थान पर ल बोलते हैं, स श और षटकोण के स्थान पर सिंपल षटकोण वाला शलगम वाला ही बोलते हैं। और कर्ता कारक एक वचन में एक का प्रयोग करते हैं, जैसे जन की जगह जने बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी रचनाओं में यदा कदा मागधी के दर्शन होते हैं। तो मतलब पूरा साहित्य उन्होंने मागधी में नहीं लिखा, यदा कदा थोड़ा बहुत मागधी के दर्शन होते हैं। तो वो रचनाएं हैं मुद्रा राक्षस, जिसे लिखा है विशाख दत्त ने, और मृच कटिकम, जिसे लिखा है शूद्रक ने। तो शूद्रक जो मृच कटिकम के लेखक हैं और विशाख दत्त जिन्होंने मुद्रा राक्षस लिखा है, उनकी रचनाओं में यदा कदा मागधी के दर्शन होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं पैशाची के बारे में। पैशाची कहाँ की भाषा है। पैशाची उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा है। किसने पैशाची को द्रविड़ों की भाषा माना है, वो माना है हानले ने। किसने पैशाची को संस्कृत और शोरसेनी का विकृत रूप माना है, ये माना है पुरुषोत्तम देव ने। पैशाची किन आर्यों की भाषा है। पैशाची उन आर्यों की भाषा है जिन्होंने आर्य संस्कृत को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो संस्कृत को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया, तो उन आर्यों ने पैशाची को अपनाया था। तो पैशाची किन आर्यों की भाषा है, ये उन आर्यों की भाषा है जिन्होंने आर्य संस्कृत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया था। पैशाची के अवशेष कहाँ कहाँ मिलते हैं। वो मिलते हैं चीन, तुर्किस्तान, काफिस्तान तथा गांधार आदि के शिलालेखों में। वहाँ पे पैशाची लिखी हुई थी, शिलालेख होते हैं। ठीक है, तो उसमें पैशाची के अवशेष मिलते हैं कौन कौन सी जगह पर, चीन, तुर्किस्तान, काफिस्तान तथा गांधार आदि के शिलालेखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन भाषाओं में पैशाची का प्रभाव परिलक्षित होता है। तो कौन सी भाषा है जिसमें पैशाची का प्रभाव परिलक्षित होता है, वो है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान तथा कश्मीर की भाषाओं में पैशाची का प्रभाव परिलक्षित होता है। अब हम पढ़ लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्रीय प्राकृतिक
साहित्यिक प्राकृतकों में सर्वाधिक विकसित रूप कौन सा है? वो है महाराष्ट्रीय प्राकृतिक का। प्राकृतिक व्याकरणों ने आदर्श प्राकृतिक किसे माना है? तो जिसमें साहित्य लिखे गए हैं तो वो आदर्श प्राकृतिक ही होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्रीय प्राकृतिक को प्राकृतिक व्याकरणों ने आदर्श प्राकृतिक माना है। संस्कृत नाटकों में प्राकृतिक पद्य रचना किसमें हुई है? तो संस्कृत नाटकों में प्राकृतिक पद्य रचना जिसमें गीत वीत लिखे जाते हैं वो किसमें हुई है? महाराष्ट्रीय प्राकृतिक में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्रीय प्राकृतिक कहाँ और किस भाषा के रूप में प्रचलित रही? तो महाराष्ट्रीय प्राकृतिक उत्तर भारत में काव्य भाषा के रूप में प्रचलित रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन साहित्यकारों ने अपने गीत महाराष्ट्रीय प्राकृतिक में लिखे हैं? तो कौन से ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने अपने गीत महाराष्ट्रीय प्राकृतिक में लिखे हैं? वो हैं कालिदास और हर्ष। तो कालिदास तथा हर्ष ने अपने नाटकों के गीत महाराष्ट्रीय प्राकृतिक में लिखे हैं। तो देखिए हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया प्राकृतिक भाषा का। उसमें हमारे जितने भी क्वेश्चन बनते गए हमने लिख लिया और साथ के साथ अब इसे लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियोस मैं बना के दे रही हूँ आपको, और ये सारे नोट्स मेरे हैं जब मैंने नेट क्वालिफाई किया था तब के नोट्स हैं, उन्हीं वही नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना, राइटिंग आई नो कि मेरी बहुत पुअर है, ठीक है। तो अब हम इस तरह से ही सारे अपने साहित्य को पढ़ते रहेंगे और 10,000 प्लस की पॉइंट्स वन लाइनर नोट्स की फॉर्म में इनको कन्वर्ट करते रहेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।